हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास इंग्लिश एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम का पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने इस पेपर के आधे क्वेश्चंस आपको करवाए थे। और अब देखिए इस इंग्लिश पेपर का सेक्शन डी, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से इस हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा सबसे नीचे। यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है, इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो यहाँ पर पूछा गया था कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो क्या आया था। तो यहाँ पर आंसर होगा कि बर्लिन से ऑर्डर ये आया था कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जानी थी। ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहेब टी स्टॉल पे काम करने से खुश था, समझाइए। आंसर है नो, ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, नाउ ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें केवल सिंपल तरीके से आंसर देना है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आंसर है नहीं, वो टी स्टॉल पे काम करने से खुश नहीं था। नाउ ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब साहब अपना खुद का मालिक नहीं था। ओके, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि इसमें हम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर 3 से आया हुआ है। ओके, और इस चैप्टर में ये पूछा गया है कि जो विलियम डगलस है उनका पहला मिस एडवेंचर क्या था, किस एडवेंचर के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा वन डे व्हेन डगलस वाज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ द स्विमिंग पूल, सडनली अ बिग बॉय केम टुवर्ड्स हिम and picked him up and tossed him into the pool. Douglas didn't know swimming, but anyhow he was taken out of the pool and saved. तो यहाँ पर ये आंसर ये कह रहा है कि जब डगलस अकेले स्विमिंग पूल की साइड में बैठे थे तो अचानक से एक बॉय आया और उनको उठा के उस पूल में फेंक दिया। और डगलस को चूंकि स्विमिंग नहीं आती थी तो अनफॉर्चुनेटली उनको किसी तरह वहां से बचा लिया गया। और ये विलियम डगलस का एक मिस एडवेंचर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द क्रॉफ्टर शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर। ये हमारे फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 4 से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो क्रॉफ्टर था उसने पेडलर को 30 क्रोनर क्यों दिखाए। ओके, आंसर है he showed the 30 kroner to the peddler because he thought that the peddler didn't believe his story of 30 kroner। सॉरी, तो उसने पेडलर को 30 क्रोनर इसलिए दिखाए क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जो पेडलर है वो उसकी इस स्टोरी पर विश्वास नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नहीं, अभी और भी हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। स्टूडेंट, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये फ्लेमिंगो बुक की चैप्टर 5 से आया हुआ है, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स, और इसके राइटर का नाम है अशोक मित्रन। ओके, अब इसका आंसर देख लेते हैं कि जो ऑथर है वो स्टूडियो में ऐसा क्यों माना जाता था कि वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये रहा आंसर। तो हम लिखेंगे द ऑथर appeared to be nothing at the studio because he would sit only his desk tearing up the newspaper the whole day. Most people thought that he had been doing next to nothing. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि
लेखक को इसलिए माना जाता था कि वो कोई काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा पूरा दिन भर सिर्फ न्यूज़पेपर को फाड़ते रहते थे और लोगों को ये लगता था कि वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आने वाले परीक्षाओं में आप इनका ये कहते हैं कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकें। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट आर द सम पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज? ये चैप्टर हमारे इंटरव्यू से लिया गया है। ओके, अब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। ये रहा। इन द 130 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि आज से लगभग 130 साल के अंतराल में इंटरव्यू हैज बिकम एन इंटरनल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। जो इंटरव्यू है वो जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इट इज अ यूजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अ सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड आर्ट। और ये आज के समय में संचार का एक माध्यम है, एक सोर्स है और एक ट्रुथ और एक आर्ट के रूप में देखा जाता है। अब आते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पर। ओके, यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में चूंकि ये पोएट्री सेक्शन है और इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून? यानी कि जो मदर है उनकी तुलना लेट विंटर मून से क्यों की गई है? तो ये हमारे पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है, माय मदर एट 66। इसका आंसर पढ़ते हैं। चलिए, ये रहा आंसर है, सी वॉज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज द लेट विंटर मून इज काम एंड वेग विद अ डिम लस्टर, इट लॉसेस इट्स पावर एंड ब्राइटनेस। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मदर की तुलना लेट विंटर मून से इसलिए की गई है क्योंकि जो लेट विंटर मून होता है वो बहुत ही शांत होता है, धुंधला होता है। ठीक उनका चेहरा भी इसी प्रकार का है और उसमें कोई भी पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है और वो अपनी ब्राइटनेस को खो देता है। तो यहाँ पर उस चंद्रमा की तुलना उनके मदर से की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट? अब ये जो क्वेश्चन है कीपिंग क्वाइट चैप्टर से पूछा गया है। इसका मीन्स है कि जो सैडनेस है, सैडनेस से कवि का क्या अभिप्राय है, यानी कि व्हाट इज द सैडनेस दैट पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए ये रहा, the sadness that the poet refers in the poem is that those who remain all the time busy in worldly activities can never understand themselves। यहाँ पर हमारे पोएट बताते हैं कि जो पूरे संसार में दिन भर बिजी रहते हैं वो इस संसार को कभी नहीं समझ सकते। वी कैन अंडरस्टैंड अवर सेल्फ ओनली वी स्टॉप अवर एक्टिविटीज फॉर अ फ्यू सेकेंड। और यहाँ पे कह रहे हैं कि हम उस कार्य को कुछ समय के लिए रोक कर एंड डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, आपका खुद का आकलन, खुद का निरीक्षण करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। यानी कि ये ऐसी चीजें हमें इसमें बतानी है जो हमें दर्द और पीड़ा देती हैं। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, आंसर है द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन आर मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट, inhuman dearth of noble natures, of all unhealthy and other over darkened ways। तो देखिए बहुत ही सिंपल से आंसर हैं, आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ओके, आपको कहीं यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, तो इस वीडियो को जरूर आप अंत तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पिली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड? यहाँ पर हमारे पोएट पूछते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड के किनारे फॉक का मतलब होता है ग्रामीण लोग जो दुकान रखे होते हैं, उनकी प्ली का मतलब होता है निवेदन, प्रार्थना या दलीलें क्या हैं? तो आंसर हमारा होगा द प्ली ऑफ द फॉक वॉज ओनली टू गेट मनी आफ्टर सेलिंग हिज गुडीज, दे मस्ट बाय हिज गुडीज। देखिए बहुत सिंपल आंसर है, यहाँ पे उनकी दलील केवल इतनी है कि उनसे कोई भी व्यक्ति सामान खरीदे और उनको कुछ पैसे ताकि मिल जाए। दे मस्ट बाय हिज गुडीज, यानी उनको जो वस्तुएं जो रोड साइड स्टैंड पे कुछ भी रखे रहते हैं, फल सब्जियां, खाने पीने की चीजें, तो उनको लोग खरीदे। यही उनकी दलील होती है।
ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल क्या रेफर करता था? ये विस्टास का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, द थर्ड लेवल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द थर्ड लेवल रेफर टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, आपको लिखना है जो थर्ड लेवल रेफर करता था वो ग्रैंड सेंट्रल का सबवे रेफर करता था। ओके, और यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, what will now happen to the astrologer? Do you think the prophecy was indisputably disapproved? ये जो हमारा क्वेश्चन है ये चैप्टर टाइगर किंग से आया हुआ है। ओके, और यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो एस्ट्रोलॉजर है अब उसका क्या होगा, और जो प्रोफेसी यानी जो भविष्यवाणी थी क्या वो वास्तव में सच साबित हुई थी। तो इसमें हमारा आंसर होगा ये, आफ्टर किलिंग द लास्ट टाइगर द महाराजा बिकेम ओवरजॉयड। यानी कि अंतिम टाइगर मारने के बाद हमारे जो राजा थे वो बहुत ही प्रसन्न थे, एंड वांटेड टू कॉल द एस्ट्रोलॉजर, और एस्ट्रोलॉजर को बुलाना चाहते थे, एंड मेक फन ऑफ हिज प्रोफेसी, और उसकी भविष्यवाणी का मजाक उड़ाना चाहते थे। बट बाय देन द एस्ट्रोलॉजर वाज ऑलरेडी डेड, लेकिन तब तक जो एस्ट्रोलॉजर था वो मर चुका था। नो आई डोंट थिंक द प्रोफेसी वाज अनडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड, और यहाँ पे लिखेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हुई थी ना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई इज अंटार्कटिका इज अ प्लेस टू नो द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए ये रहा क्वेश्चन यहाँ पे 12 का थर्ड, यानी अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान क्यों है जहां पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे ये वाला आंसर इसमें देंगे, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, because the world's geological history is trapped in Antarctica. Antarctica gives an idea how the Earth would have been like millions of years ago, and it got divided into various Earth masses. देखिए बहुत सिंपल आंसर है, अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जो हमें ये बताता है कि पृथ्वी का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल कैसे निर्धारित किया गया था, और जितने भी हमारी दुनिया की जियोलॉजिकल भौगोलिक इतिहास है वो अंटार्कटिका में दबी हुई है, और ये हमें एक विचार देता है कि हमारी जो अर्थ थी वो करोड़ों सालों पहले कैसी थी, और धीरे धीरे ये किस तरीके से टुकड़ों में बटी। ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोफी और जेंसी वर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, देन शो अप इन द स्टोरी। तो ये हमारा चैप्टर गोइंग प्लेस से क्वेश्चन आया हुआ है कि सोफी एंड जेंसी दो लड़कियां थी जो आपस में बहुत ही गहरी मित्र थी, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं बहुत अंतर था। तो वो क्या डिफरेंस था? तो ये रहा आंसर, सोफी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, सी ड्रीम्ड ऑफ बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। सोफी जो लड़की थी वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके बड़े बड़े सपने थे। सी वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर, वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। बट सी डिडंट हैव एनफ मनी टू फुलफिल हर विशेस, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे कि वो अपने सपनों को साकार कर सके। इसके अलावा जो जेंसी थी वो एक सेंसिबल और प्रैक्टिकल टाइप लड़की थी, और सी डिड नॉट हैव हाई एम्बिशन इन द लाइफ लाइक सूफी, और उसके सूफी जैसे बड़े बड़े सपने नहीं थे। तो ये डिफरेंस था दोनों में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आंसर समझ में आ रहे हैं। Okay? अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये भी इंटरव्यू से लिया गया है, कि इसमें जो अंबर टू इको का इंटरव्यू लिया गया था उससे क्वेश्चन है कि इको लिखने के लिए अपना टाइम कहाँ से लाते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा ये रहा, इन दिस रिगार्ड इको स्टेटस इज ऑन वर्ड्स। तो इस संबंध में इको अपने शब्दों में कहते हैं दैट द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन हैज एन एम्प्टी स्पेस, यानी हर व्यक्ति के जीवन में एक खाली स्पेस होते हैं, स्थान होते हैं, पीरियड विद नो
important jobs जिसमें वो कोई important job नहीं करता है. He says that he did most of the writing works during this free interval. और वो सारे कार्य इस फ्री समय में करते हैं. He saved his time and could write a lot of short period of time. This was the secret of his writing. और ये उनके लिखने का एक सीक्रेट माना जाता है. फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the attitude of the average Indian in the smaller localities towards advocate of home rule? यानी होम रूल के खिलाफ वहां पे जितने भी लोकेलिटीज थे, जितने भी लोकल पर्सन थे, उनका क्या विचार था? तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा छोटा सा आंसर है. ये रहा. The average Indian in smaller localities was afraid to show sympathy for advocate of home rule. यहाँ पे हम लिखेंगे वहाँ पे जितने भी हमारे एवरेज इंडियन थे, स्मॉलर लोकेलिटीज हैं, वो सभी सिंपैथी यानी सहानुभूति दिखाने से डरते थे. फिर अब आते हैं इसके क्वेश्चंस के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है, What do you think Aunt Jennifer's hand are fluttering through her wool in the second stanza? यानी आपके अनुसार Aunt Jennifer के जो हाथ हैं वो ऊन पर क्यों कांप रहे हैं और उनको सुइयों को खींचना इतना कठिन क्यों है? तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool because she is frightened and subdued. क्योंकि वो डरी हुई हैं, वो बोझ से दबी हुई हैं. Her marriage rings become a burden for her. उनकी जो मैरिज रिंग्स है वो उनके लिए बहुत ही दबाव दे रही हैं. Because it symbolizes how she oppress and control of her husband. This is why she is unable to pull the needle. और वो किस तरीके से अपने पति से प्रताड़ित हैं और इसी कारण उनके जो हाथ हैं वो ऊन में फ्लटरिंग अर्थात कांप रही हैं. फिर अब देखिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर भी हमने दिया है. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं. ऑफ कोर्स मिस्टर लैम विल लीव अ डीप इंप्रेशन. और यहाँ पे देखिए हमने आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं. तो आई होप कि अब इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मालूम चल गए हैं. इसमें आप कंटिन्यू सारे आंसर के लिख भी सकते हैं और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतना ही. इसके बाद अगली बार फिर मैं परीक्षा के लिए संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा. तब तक के लिए थैंक यू.